जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी। तो इसमें हम लोग पर्यावरणीय का शिक्षण जो आपका लास्ट पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आपके पवन सीरीज के टॉप क्वेश्चंस रहेंगे। साथियों, कमेंट सेक्शन में बताएं जो आज आपका पेपर था शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, वो आपका पेपर कैसा हुआ। तो आइए साथियों, हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक है। तो जैविक घटक क्या है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति। क्या? वनस्पति जो हैं वो जैविक घटक हैं, जबकि मृदा, जल और वायु अजैविक घटक हैं। ठीक है, याद रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन आप साथियों पूछ रहे हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक कौन सा है? ऊपर पूछ रहे थे जैविक घटक, अब पूछ रहे हैं आपका भौतिक घटक। तो भौतिक घटक में आपका प्रवाहित जल आएगा। क्या आएगा? प्रवाहित जल आ जाएगा। अगला, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये आपके करने वाले थे टॉन्सले, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथ ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके में पूछा जा सकता है। अगला, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपका झील होगा। झील की जगह तालाब हो सकता है आपका, इस तरह से कोई भी विकल्प हो सकता है, लेकिन खेल, बांध और पार्क नहीं हो सकते, जलाशय हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को आपका कार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पर्यावरण शब्द डॉट डॉट भाषा से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आंसर होगा फ्रेंच। पर्यावरण जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। पर्यावरण जो है वो हमारे लिए एक फ्रेंड की भांति है, अगर हम लोग खराब उसको करेंगे तो वो हमारे साथ भी खराब करने वाला है। तो इससे आप याद कर सकते हैं, और अच्छा रखेंगे पर्यावरण को तो वो हमारे साथ अच्छा करेगा। तो फ्रेंड से फ्रेंच याद कर लो। निम्न में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? तो स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम। तो सबसे बड़ा पूछा गया तो ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा होगा, द ऑप्शन करेक्ट होगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पर्यावरण की समस्या नहीं है? तो पर्यावरण की समस्या कौन सी नहीं है साथियों? जल का संरक्षण जो है वो, देखो जल का संरक्षण करेंगे तो पर्यावरण की समस्या क्या होगी इसमें? अच्छी बात है ना। जबकि जल का विनाश यानी कि दुरुपयोग करेंगे तो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। भूमि का अपरदन करेंगे यानी क्षरण करेंगे, खुदाई करेंगे तो वो दिक्कत है पर्यावरण के लिए। वनों की कटाई करेंगे तब भी दिक्कत है, लेकिन जल का संरक्षण करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। पानी का संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर समझ गए इन क्वेश्चनों का मतलब क्या है साथियों? पूरा समझा के चलेंगे। पुरानी वीडियो बिल्कुल नहीं है। जितने लोग लैब सेशन से जुड़ चुके हैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, सभी लोगों का स्वागत है। कमेंट सेक्शन में बताते जाएं कि आज आपका पेपर कैसा रहा। लेकिन साथियों, ये वीडियो बिल्कुल साइलेंटली सुनेंगे, क्योंकि यदि आपके क्वेश्चनों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगी रिवीजन के टाइम पर, क्योंकि जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है, आपका समय ज़्यादा खराब होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आएंगे आपके? इसके लिए आंसर होगा पेड़ पौधे, जीव जंतु पर्यावरण में होते हैं। पर्यावरण है क्या? जो हमारे आसपास दिखाई देता है वही पर्यावरण है। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु दिखाई देते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। रिश्ते, नाते, संस्कृति दिखाई देती है। मकान, सड़कें, पूजा स्थल, सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो उपरोक्त सभी के साथ चले जाओ ना। तो जितने लोगों ने द ऑप्शन किया है वो सभी लोग सही हैं। द को डी भी बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो ये आपके जैविक घटक पूछ रहे हैं तो वनस्पति आएगा। अगला, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? अभी पूछा था जैविक घटक, अब पूछ रहे हैं भौतिक घटक, और भौतिक घटक में आएगा प्रवाहित जल, जबकि जैविक घटक में आएंगे वनस्पति।
याद रखेंगे ना, आपके जैविक घटक में वनस्पति, जबकि भौतिक घटक में आपका प्रवाहित जल आएगा। अगला क्वेश्चन, जीवों तथा पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाएगा पारिस्थितिकी कहलाएगा। ठीक है। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? तो कवक करते क्या हैं? तो कवक जो है वो अपघटन करता होते हैं, इन्हीं की डिकम्पोजर्स होते हैं। कवक क्या होते हैं? छोटे छोटे जो कीट होते हैं वो अपघटन करता होते हैं। ठीक है, मिट्टी को खा जाते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होगा? आपकी झील होगी, जबकि खेत, बांध और पार्क ये सब मनुष्य बनाते हैं। अब हमें पूछा गया था प्राकृतिक, तो झीलें जो होती हैं वो प्राकृतिक ही होती हैं। समझ गए क्वेश्चन का मतलब? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम मतलब जो मानव ने बनाया हो। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा खेत। क्या होगा? खेत। खेत मनुष्य ने ही बनाए हैं। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो स्वच्छ जल की बात कर रहा है। समुद्र तट, खाड़ी, तालाब ऐसे करके दे रहे हैं, तो आपका स्वच्छ जल कहाँ? तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को आपका जोड़ने वाला है कार्बनिक पदार्थ। जैविक और अजैविक को जोड़ने वाले कौन से होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। 19वां क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? तो ये करने वाले हैं जलवायु संबंधी कारक। जैसी वहां की जलवायु वैसी। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंध का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पोषण संबंध। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? क्या कह रहे? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, हरे पादप। क्या? हरे पादप जो होते हैं प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन कौन हैं? क्या कह रहे हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? स्वपोषी, परपोषी नहीं, स्वपोषी। तो ये इसके लिए आ जाएंगे आपके पादप। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है या सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का आपका रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण होता है। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किसे होता है या कैसे होता है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका रूपांतरण से। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो हरे पौधे, अभी देखो क्वेश्चन पीछे वाला, हरे पौधे जो हैं वो आपके प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अभी क्वेश्चन पीछे वाला रिपीट हुआ। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? मतलब जो पेड़ होते हैं उनको खाने के बाद जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें कितनी ऊर्जा पहुंच जाती है? तो 10%। कितनी? 10% पहुंचती है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? तो कैसा होता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह? एक दिशात्मक होता है, मतलब एक दिशा में सीधा सीधा होता है। समझ गए? कितनी डेसिबल से अधिक ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाना चाहिए? इसके लिए आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन 45 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि है तो वो आपकी ध्वनि प्रदूषण में शामिल होनी चाहिए। कितनी? 45। किसका मापन इकाई डेसिबल है? तो डेसिबल में किसे नापेंगे? जब ध्वनि की बात हो रही है तो साउंड को ही नापेंगे, ध्वनि को ही मापेंगे। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव कर्ण को क्षति पहुंचा सकती है? मतलब मानव कान को क्षति पहुंचा सकती, पर्दे फट सकते हैं 90 डेसिबल से अधिक।
क्या 90 डेसिबल से अधिक। आ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों अपना स्कोर जरूर लिखते जाएं। सभी लोग जितने लोग सेशन से जुड़े हैं फिर से एक बार सभी का स्वागत है। जो लोग नए जुड़े हैं सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि इस चैनल पर आपके जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनकी सबकी विस्तृत व्याख्या की जाती है। अगला क्वेश्चन है कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है। देखो ऊपर कह रहे थे मानव कर्ण को क्षति पहुंचाती है, लेकिन यहाँ पर कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है। ठीक है, कानों के लिए 90 से अधिक, लेकिन घातक जो होती है वो आपके 150 150 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो है वो घातक होती है। मनुष्य की फुसफुस आहट कितने डेसिबल ध्वनि है। कितनी फुसफुस की बात कर रहे हैं 30। ठीक है, अगला निम्न में से ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पॉल्यूशन नियंत्रण के उपाय हैं। तो क्या उपाय हो सकते हैं। कारखानों की स्थापना शहर से दूर हो जाए, बहुत अच्छी बात है। वाहनों में तेज ध्वनि हॉर्न पर रोक हो, या फिर उद्योगों में कम ध्वनि वाली नई मशीनों का उपयोग हो, उपयोग सभी। तो देखो इसके लिए आंसर जो होगा, हम लोग ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जबकि कारखानों में की स्थापना शहर से दूर हो जाए तो कारखानों में इतनी ध्वनि नहीं निकलती है। वाहनों में तेज ध्वनि होने पर रोक लगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया बी ऑप्शन। जल प्रदूषण किसे कहते हैं। प्रदूषित वायु को। भैया जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं, वायु का क्या मतलब। प्रदूषित जल को, प्रदूषित हवा को, हवा का यहाँ पर काम होगा नहीं होगा, सभी को। सभी कैसे कह सकते हैं, इसके लिए बी ऑप्शन होगा। प्रदूषित जल को जल प्रदूषण कहते हैं, प्रदूषित वायु को वायु प्रदूषण कहते हैं। इसमें कौन सी दिक्कत होने वाली है। जल प्रदूषण का पता जल में घुली कौन सी गैस पता लगाती है। तो जल में घुली कौन सी चीज, वह ऑक्सीजन बताती है कि जल प्रदूषण है। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत है। तो प्राकृतिक स्रोत क्या होंगे आपके। प्रदूषण, मृदा अपरदन, कोई नहीं, या फिर दोनों। तो प्राकृतिक स्रोत जो हैं वो आपके प्रदूषण और अपरदन, मृदा अपरदन दोनों होंगे। अगला 38, दिल्ली में रोज कितने लीटर पानी प्रदूषित हो रहा है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। 96 करोड़ लीटर जो पानी है वो क्षति हो रही। 96 मतलब क्षति, याद कर लो, क्या दिक्कत है। चमड़ा उद्योग कहाँ है। तो चमड़ा उद्योग समझ गए होंगे आप, कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर का जो है चमड़ा उद्योग, लेदर फैक्ट्री प्रसिद्ध है। सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है। तो सर्वाधिक जल प्रदूषण जो होगा वो औद्योगिकरण जल प्रदूषण मतलब उद्योगों से होता है, यानी कि वह ऑप्शन करेक्ट हो गया। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय निम्न में से हैं। तो जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या होंगे, इसके लिए आंसर हो जाएगा ये सभी द ऑप्शन। अब सोचिए, पहले ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। गंदे जल नदियों व जलाशयों में मिलने नहीं दिए जाने चाहिए। मतलब जल जो गंदे जल हैं उन्हें समुद्र में या फिर नदियों में या फिर जितने भी जलाशय उनमें नहीं मिलने देना चाहिए। सही बात है, लेकिन नहीं मिलेंगे तो नदियाँ दूषित नहीं होंगी। जल स्रोत में छोड़ा जाना चाहिए। क्या, जल जो है वो स्रोत में छोड़ा जाना चाहिए। अगला, कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक अतिशय प्रयोग नहीं करना चाहिए। अतिशय मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सही बात कह रहे हैं, सभी सही है। अगला, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना। तो ये बना 1974 में। कब बना, 1974 में। आंसर ए हो जाएगा। अब आपका कह देते कब बना, तो जल का साथ देने के लिए 7-2 कह देते, लेकिन 7-2 नहीं है तो कोई बात नहीं, 7-4 याद कर लो। कितने, 1974 याद कर लो, क्या दिक्कत है। निम्न में से समुद्र जलीय प्रदूषण को निम्न में से समुद्र जलीय प्रदूषण कौन सा है। तो समुद्र जलीय प्रदूषण आपका है कच्चे तेल के स्रोत के कारण विश्व भर में परमाणु कचरा। अब आपको पता है जितने आपके परमाणु परीक्षण होते हैं सबको कहाँ झोंक दिया जाता है, समुद्री जल में। तो ये भी बात सही कह रहे हैं। छोटे जीव
उत्पन्न हो जाते हैं जो समुद्री जल के लिए हानिकारक होते हैं। ये भी बात सही है, तो आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मृदा प्रदूषण कौन सा है? तो मृदा प्रदूषण मतलब मिट्टी कैसे प्रदूषित होती है, तो ये मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, प्राकृतिक कारकों में बढ़ा हुआ तापमान, खनन कार्यों में, या सभी। तो खनन कार्य से आपका प्रदूषण नहीं होगा मृदा वाला, प्राकृतिक कारकों में बढ़ा हुआ तापमान। निम्न में से मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं? तो मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय आपके अवशिष्ट उनके निस्तारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि कार्यों में डीडीटी, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक के अनुचित प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। व्यर्थ पदार्थ अपशिष्ट का समुचित निस्तारण किया जाना चाहिए, मतलब जो खराब चीज़ें हैं वो ज़मीन पर ना फेंकी जाए, उनका कहीं बंदोबस्त किया जाए। तो इसलिए द ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर के समीपवर्ती क्षेत्र में रेडियो विकिरण के प्रदूषण को क्या कहते हैं? तो इसके लिए आंसर होगा रेडियोधर्मी प्रदूषण, यानी कि द ऑप्शन करेक्ट होगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण से आपके टीबी भी होता है, कैंसर भी होता है, ये दोनों हो जाएंगे। सभी का क्या काम, जब दो ही दिए गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जैव प्रदूषण में कौन से परजीवी निवास करते हैं? तो जैव प्रदूषण में आपके जीवाणु निवास करते हैं। वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन। कौन करता है? चीन, याद रखना, चीन। समस्या समाधान विधि के आधुनिक जनक हैं। तो समस्या समाधान विधि के आधुनिक जनक जो हैं वो आपके जॉन डेवी हैं। कौन है? जॉन डेवी हैं। पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो पर्यटन विधि के जनक जो हैं वो पेस्टोलॉजी हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रोजेक्ट मतलब योजना विधि के जनक कौन से हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपके पेपर में। योजना विधि के जनक जो हैं वो आपके किलपैट्रिक हैं। सर्वेक्षण के प्रकार हैं। तो सर्वेक्षण के प्रकार कौन से होंगे? आपके यथार्थपूर्ण सर्वेक्षण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, निज सर्वेक्षण, उपयुक्त सभी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होगा? जनसंख्या, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जागरूकता में कमी, बिल्कुल, अगर आदमी जागरूक हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ईंधन का ज़्यादा उपयोग, ये भी जरूरी, ये भी सही बात कह रहे हैं, ज़्यादा ईंधन का उपयोग हो रहा है, धुआं हो रहा है, तो उपयोग सभी के साथ चले जाएंगे। ओजोन का अणुसूत्र होता है, तो क्या होता है? सबको पता है, O3, नीचे की तरफ 3 लगेगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। O3 और O2 में याद रखना। अम्ल वर्षा में प्रयुक्त गैस है, तो अम्ल वर्षा में कौन सी होती है? सल्फर और नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये करने वाले थे आपके जे फोरियर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का संबंध है। तो पर्यावरण शिक्षा का संबंध किससे है साथियों? जीव जंतु से, स्वास्थ्य विज्ञान से, चिकित्सा से, उपरोक्त सभी से। बहुविषयक उपागम का संबंध है। तो बहुविषयक उपागम का संबंध है कई विषयों से। पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना कब की गई? तो पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना जो है वो आपकी 1994 में की गई। अगला पर्यावरण प्रबंधन के लक्ष्य हैं। तो पर्यावरण प्रबंधन के लक्ष्य जो हैं वो साथियों आंसर हो जाएगा आपका द ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से एक बार देख लीजिए। आर्थिक मूल्यों में वृद्धि, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, इंद्रियों के आनंद का संरक्षण, ये सभी चीज़ें सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन साथियों पूछ रहे हैं पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 2002 में। सतत विकास शब्द प्रयोग में आया। तो सतत विकास शब्द जो है वो प्रयोग में आपका आया
सतत का मतलब ही 7, 1987, 1987, 8 7 याद रखना, सतत का मतलब 7। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो ये आपके आंसर होगा 1985। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973। कब? 1973। गंगा नदी को क्या घोषित किया गया? तो गंगा नदी क्या होगी? आपकी राष्ट्रीय नदी होगी ना। फ्लोरा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्लोरा शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है। पाठ सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य हैं। तो पाठ सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य जो हैं, बालक में पर्यावरण जागरूकता लाना, बालकों को खाली समय का सदुपयोग कराना बताना, बालकों को सामुदायिक भावना का विकास करना, उपरोक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा की पाठ सहगामी क्रियाएं हैं। तो पर्यावरण शिक्षा की पाठ सहगामी क्रियाएं कौन हैं? आपकी इको क्लब, प्रोजेक्ट वर्क, संगोष्ठी, उपरोक्त सभी। वृक्षारोपण के उद्देश्य क्या हैं? तो वृक्षारोपण के उद्देश्य जो हैं, भूमि संरक्षण को रोकना, यानी कि भूमि संरक्षण नहीं, सॉरी, क्षरण मीन्स कटाव को रोकना। सही बात है। जड़ें जो होती हैं उसकी मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। वर्षा की मात्रा में सुधार, पेड़ होंगे तो वर्षा भी होगी। ठीक। सामान्य लोगों को वृक्षों से होने वाले लाभों को बताना, ये भी बात सही है। तो उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। वनों को नष्ट करने से क्या कुप्रभाव पड़ता है? वन यदि खत्म हो जाएंगे तो कौन सा प्रभाव पड़ेगा? कुप्रभाव मतलब गलत प्रभाव। मृदा अपरदन होगी, बात सही कह रहे हैं, मृदा अपरदन। खरपतवार नियंत्रण होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। दरगाहों में की वृद्धि होगी, इसका भी लेना देना नहीं है। सूर्य के प्रकाश पर, इससे भी लेना देना नहीं है। आपका ऑप्शन करेक्ट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका होगा 5 जून। कब? जून में जान पड़ती है कि भैया अब गर्मी हो रही है, अब पेड़ होते हैं, तो पर्यावरण की याद आती है, तो बस 5 जून याद कर लीजिए। कौन सा? ए ऑप्शन। विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो है वो आपका न्यूयॉर्क में मनाया जाता है, नई पृथ्वी के लिए न्यूयॉर्क। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपकी ओजोन नहीं होगी तो शोले बरसेंगे। क्या? एक ओजोन परत है जो आपकी गर्मी को रोकती है, तो क्या होगा? शोले बरसेंगे, और शोले बरसेंगे तो हम पर सितम करेंगे, वो मतलब हमें कष्ट होगा, तो 16 सितंबर याद कर लो। विश्व वन्यजीव कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, मार्च मीन्स मारना, तो जीवों को ना मारो, तो 3 मार्च याद कर लो। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। जल नहीं होगा तो मर जाओगे। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू होगा। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब पहले कहा जाता था हम 2 हमारे 2, लेकिन अब याद रखिए 1-1, मतलब हम 1 तो हमारे 1, मतलब तो इससे आप 1-1 याद रख सकते हैं, जुलाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, अगली वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बता दीजिए कि इस चैनल पर विस्तृत व्याख्या की जा रही है ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट